हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें नया वीडियो है। और हर बार की तरह इसमें भी हम एमसीक्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी जो मिसाइल न्यूज में थी, रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल, वो नीचे में से कौन से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने डेवलप किया है उसको? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डीआरडीओ, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है जेक्सा, डी ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये चार में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस मिसाइल को डेवलप किया है? हाँ, देखिए दोस्तों, आप मैं हर बार आपको जब भी क्वेश्चन पहुंचता है, मैं हर बार आपको बताता हूँ कि वीडियो को पॉज करना है, आंसर को, कोई भी एक आंसर को टिक करना है जो भी आपको सही लगे, फिर हम आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलो, इसमें ऑप्शन, अब देखिए, ये रुद्र, ये थोड़ा इस तरह की क्वेश्चन जब भी आए तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग यूज करेंगे, रीजनिंग करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। जिससे रुद्र जैसा जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है, वो इंडियन लैंग्वेज का वर्ड है। इंडो आर्यन जो लैंग्वेज है उसमें से ये कोई एक लैंग्वेज का वर्ड है। डन, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये ना तो ये जापान में इस तरह का रुद्र वर्ड यूज होगा, सीधी बात है, और ना तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी वहां पे यूरोप में इस तरह के ये जो लैंग्वेज में ये वर्ड होते हैं, ये सीधी बात है कि रुद्र जैसा वर्ड इंडियन लैंग्वेज का वर्ड है। तो अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, डीआरडीओ और इसरो। इसरो स्पेस से रिलेटेड जितने भी जो मिशन है वो उसके पर काम करती है, तो ये बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सीधा सीधा अगर नहीं भी पता है तब भी डीआरडीओ ही आंसर करेक्ट है। डन, अब मिसाइल से अपने डिस्कशन करना शुरू करते हैं। हमारा आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर। डन, चलो, अब थोड़ा डिटेल में मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। रुद्र M2, कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, जैसे हर बार हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वैसे इसमें भी बेसिक क्वेश्चन। पहली बात, क्या क्वेश्चन था? रिसेंटली सीन इन इंडियन न्यूज, तो ये क्यों न्यूज में था? पहली बात, पहला क्वेश्चन, 29 मई 2024 को इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, इसलिए न्यूज में था। ये बात क्लियर हो गई। चलो, सेकंड क्वेश्चन, किसने ये सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट करवाया? डीआरडीओ ने। इतना हो गया। थर्ड क्वेश्चन, कौन सी जगह पे टेस्ट हुआ? उड़ीसा के कोस्टल एरिया, उड़ीसा के कोस्टल एरिया पे टेस्ट हुआ। डन। फोर्थ क्वेश्चन, कौन से एयरक्राफ्ट से, देखिए यहाँ पे एयर टू सरफेस है, तो मतलब कोई एयरक्राफ्ट में इसको लोड करना पड़ेगा, फिर वहां से अटैक किया जाएगा, टारगेट को हिट करेंगे। तो कौन सा एयरक्राफ्ट है जिससे इसका टेस्टिंग कंडक्ट करवाया गया? वो है सुखोई 30 MK2। इस एयरक्राफ्ट से ये कंडक्ट करवाया गया टेस्टिंग। अब हाँ, एक और बात मेरे दिमाग में अभी आई तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फिफ्थ नंबर का पॉइंट, कैसा फ्यूल यूज होता है? सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है दोस्तों उसके इंजन में। अब सॉलिड फ्यूल का क्या मतलब है? जैसे दिवाली के ऊपर जो पटाखे हम फोड़ते हैं उसमें सॉलिड, उसमें कोई लिक्विड फ्यूल नहीं होता है, उसमें सॉलिड फ्यूल होता है ना। जैसे व्हीकल में हम देखते हैं तो उसमें लिक्विड फ्यूल होता है, लेकिन जैसे दिवाली के ऊपर फोड़ने वाले पटाखे जो, उसमें ये सॉलिड फ्यूल होता है। तो ऐसे ही ये जो है, ये मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल इस तरह ये यूज किया जाता है, जिसके स्पार्क से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे उसकी वेलोसिटी स्पीड पकड़ती है, उसकी एक स्पीड आती है। इतना हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीजों का टेस्ट हुआ? पहली बात, टेस्ट हुआ सेकंड एंड थर्ड, इंजन, प्रोपोजल, इंजन का टेस्ट हुआ, प्रॉपर काम कर रहा है। दूसरा, स्टीयरिंग, इसमें भी सक्सेसफुली हमने देखा कि सक्सेसफुल स्टीयरिंग मतलब कंट्रोल, कंट्रोल पूरा मिसाइल का प्रॉपर काम कर रहा है। तीसरी बात है डायरेक्शन सिस्टम,
डायरेक्शन सिस्टम मतलब जहाँ पे जो टारगेट दिया जाता है उसको हिट करती है, डायरेक्शन नेविगेशन प्रॉपर हो रहा है, उसका भी 3 चीज़ों का चेकिंग हुआ और बहुत सक्सेसफुली इसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अब थोड़ी मिसाइल के बारे में बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे दोस्तों, अब मिसाइल के बारे में क्वेश्चन देख लेते। जैसे फर्स्ट, कितनी रेंज है मिसाइल, कितने एरिया को कवर करके कितने एरिया के अंदर वो एरिया टारगेट को हिट कर सकती है। 300 और 350 किलोमीटर तक की रेंज है, कितने एरिया में टारगेट को हिट कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन, कितनी स्पीड है, 5.5 मैक, क्या मतलब हुआ, 6737.95 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से वो टारगेट को हिट करती है। थर्ड क्वेश्चन, कितना पेलोड होता है, 200 केजी का टोटल लोड कैरी कर सकती है मिसाइल। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। हाँ, अब मिसाइल के बारे में मैंने मोटी मोटी सारी बातें टेस्टिंग के बारे में और मिसाइल के बारे में मोटी मोटी सारी बातें डिस्कस कर ली। अब देखिए दोस्तों, थोड़े यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर भी ये हम थोड़े चेक कर लेते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें जो मेरे दिमाग में आ रही है मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन से रिलेटेड। देखिए डीआरडीओ दोस्तों वो बनाया गया था 1958 में। सेकंड क्वेश्चन, अभी हेडक्वार्टर कहाँ है डीआरडीओ का, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। कौन है डिफेंस मिनिस्टर अभी, राजनाथ सिंह जी है हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी। इतना हुआ। अब सेकंड ऑप्शन है उसको भी देख लेते जरा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, इसरो। ये डीआरडीओ का क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटका। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट में अभी है, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कौन है सीएम, सिद्धारामैया जी सीएम है। और ये इसरो को कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। एक और क्वेश्चन इसरो से रिलेटेड कि कौन है अभी हेड, चीफ कौन है इसरो के, तो वो है नारायण वी नारायण। ये अभी वी नारायण जो है वो हेड है इसरो के। ये सेम क्वेश्चन हमें डीआरडीओ भी पूछना चाहिए कि डीआरडीओ के हेड कौन है, वो है डॉक्टर समीर कामत। डॉक्टर समीर कामत, ये डीआरडीओ के हेड है। क्लियर। चलो नेक्स्ट चेक भी देख लेते हैं। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको 2003 में बनाया गया था, और हेडक्वार्टर है टोक्यो में दोस्तों। इतना हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो उसको 1975 में बनाया गया था। और कोई एक ऑर्गन एक कंट्री नहीं ऑपरेट करती, 22 कंट्री मतलब यूरोपियन कंट्री मिलकर इसको ऑपरेट करते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। याद रखना दोस्तों आंसर हमारा क्या है इसमें, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये रुद्र M2 ये मिसाइल है जिसका सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया गया 29 मई 2024 को। ये सुखोई 30 MK2 एयरक्राफ्ट है दोस्तों, याद रखना। सुखोई 30 MK2 ये एयरक्राफ्ट है जिससे सक्सेसफुली ये रुद्र M2 का कंडक्ट सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट करवाया गया इससे।
और ये दोस्तों शुरू में हमने ये रशिया से ये इसको खरीदा था, सुखोई 30 MK2। रशिया की एक जो है कंपनी है वहाँ पे उसको ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन बाद में हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अब इंडिया में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग ये करना शुरू कर दिया। ये है सुखोई 30 MK2, जिससे हमने टेस्ट कंडक्ट किया किसका, रुद्र M2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विद द रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एन ऑर्डिनरी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, मनी बिल can also be introduced in the either house of the parliament, and which of the statement given above is are correct? Option A, one only, option B, two only, option C, both one and two, option D, neither one, no two। अभी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, किससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब लॉ बनाने की एक प्रोसीजर है। किसकी लॉ बनाने की प्रोसीजर, इंडियन पार्लियामेंट की लॉ बनाने की प्रोसीजर। इंडियन पार्लियामेंट की लॉ बनाने की प्रोसीजर, उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं और उस स्टेटमेंट के बेस पे हमें अपना आंसर देना है। देखिए किसकी बात हो रही, इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही, और वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डिनरी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, मतलब लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी हाउस में हम इसको रख सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है बिल को। फर्स्ट है। सेकंड ऑप्शन ये है, सेकंड स्टेटमेंट है, मनी बिल कैन आल्सो इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो मनी बिल को भी लोकसभा या तो राज्यसभा में किसी दोनों में से किसी एक हाउस में ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो सीधी बात है दोस्तों, मनी बिल जो है इसको निकाल देना, ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि मनी बिल ओनली कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन टू हमारा गलत है, ऑप्शन टू गलत है, तो ऑप्शन वन हमारा सही है, ऑप्शन ये करेक्ट है हमारा। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं इसका। देखिए अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात हो रही है, और मोटी मोटी बात हम अगर करें तो बिल में से एक्ट कैसे बनता है, वो मेन क्वेश्चन ये है। मेन क्वेश्चन मतलब ये इसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अब पहले तो बिल के बारे में जान लेते हैं कि कितने कितने टाइप के बिल होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फोर्थ है फाइनेंशियल बिल 1, एंड फिफ्थ है फाइनेंशियल बिल 2। देन चार तरह के बिल है। अब देखिए ऑर्डिनरी बिल जो है, तो ऑर्डिनरी बिल हम इसको लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं पर भी लाया जा सकता है। मनी बिल के बारे में देखिए, मनी बिल को सिर्फ ओनली वी कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, कहीं पे कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब थर्ड देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हम लोकसभा या तो राज्यसभा, कौन से भी दो हाउस में से एक हाउस में जो है हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनेंशियल बिल एक तरह का मनी बिल है, तो इसको भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो लोकसभा या तो राज्यसभा में कहीं पर भी उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। देन ओके चलो, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन है। देखिए ऑर्डिनरी बिल के बारे में लिखा हुआ आर्टिकल 107 एंड 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल के बारे में लिखा है 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में लिखा है 368
आर्टिकल नंबर 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में लिखा है 117 117 क्लोज 1, इसके बाद फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर फाइनेंशियल बिल 2 के बारे में 117 आर्टिकल 117 सब क्लोज 2, सॉरी माफ कीजिएगा क्लोज 3, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। अब मनी बिल को दोस्तों सिर्फ हम ये लोकसभा में ही क्यों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए दोस्तों, पहली बात तो है कि मनी बिल में जो ये मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा में जितने मेंबर वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए हुए लोग हैं, मतलब लोगों ने उसको चुन के भेजा, ये बात हो गई चलो। लेकिन ये मनी बिल को ही लोकसभा में क्यों इंट्रोड्यूस करना है, उसका आंसर है दोस्तों कि मनी से रिलेटेड मैटर है और ये कंट्री के डेवलपमेंट की बात है। तो कंट्री की डेवलपमेंट मतलब ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की वजह से और दो हाउस की कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से, मतलब ये कंट्री के डेवलपमेंट का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा मनी से रिलेटेड मैटर है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी दी हुई है, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया हुआ है कि मनी बिल को लोकसभा में रखा जाएगा और लोकसभा का पावर ज़्यादा है इन कंपेयर टू द राज्यसभा इन मैटर ऑफ द मनी बिल। तो राज्यसभा को कम पावर दिया है कि ये डेवलपमेंट का काम है, मनी से रिलेटेड काम है और उसको किसी भी तरह से मतलब अड़चन में और ना रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के दिमाग में आइडिया, ये इस तरह का प्रिंसिपल है और उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब थोड़ा बिल के बारे में बात कर लेते दोस्तों कि आपको ये मैंने चार पांच टाइप तो लिख दिए, लेकिन आपको इसके बारे में क्लियर कट पता होना चाहिए वरना कंफ्यूजन वैसा ही वैसा बना रहेगा। अब देखिए ऑर्डिनरी बिल का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे ऑर्डिनरी बिल अगर मान लीजिए कि कोई नया क्रिमिनल लॉ बनाना है, पहली बात। अगर दूसरी, कोई एजुकेशनल डिसीजन लेना है, एजुकेशनल डिसीजन लेना है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, क्राइम से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है और भी कोई नॉर्मल चीज़ में पैसे इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी कोई बात में कोई डिसीजन लेना है, तो वो सारे ऑर्डिनरी बिल है। मतलब कोई नया क्रिमिनल लॉ लाना है या तो कोई एजुकेशन के ऊपर नई पॉलिसी लानी है या तो कोई रूल में चेंज करना है, ऐसा कुछ है, सिलेबस में चेंज करना है, ऐसा कुछ है, तो ऑर्डिनरी बिल का वो आप लाएंगे और ये सिंपल मेजोरिटी उसको पास किया जाता है। सेकेंड बात है मनी बिल। मनी बिल में जैसे टैक्स को इम्पोज करना, टैक्स को हटा देना, टैक्स को रिमूव कर देना, रिमिशन करना, उसमें कोई चेंज करना। मतलब रिमिशन का मतलब होता है कि उसके अंदर उसको टैक्स को या तो घटा देना पूरी तरीके से या तो उसको कम करना, ऐसी कोई मैटर है तो वो मनी बिल में आएगी। टैक्स को कम करना, रिमिशन करना, उसको हटा देना, उसको इम्पोज करना, ये सारी बातें इससे रिलेटेड कोई मैटर है, मतलब पैसे से रिलेटेड कोई मैटर है तो मनी बिल के अंदर आएगा और मनी बिल वो लोकसभा में ही रखा जा सकता है। देन वो आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लियर कट हो जाएगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या कहना चाह रहा है। जैसे आर्टिकल 153 देखेंगे आप, तो ओरिजिनली इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 ये देखेंगे तो उसके अंदर ओरिजिनल लिखा हुआ था कि देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, ये लिखा हुआ है दोस्तों। अब क्या क्या कि फिर हमने गवर्नर जो है उसको सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को क्या किया हमने, ये एक गवर्नर को दो से ज़्यादा स्टेट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। वन गवर्नर कैन अपॉइंट फॉर मोर देन टू स्टेट, मतलब एक गवर्नर को एक से ज़्यादा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, ये हमने चेंज कर दिया। तो मतलब ये क्या किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन की बात को ही चेंज कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। डन। और इसी एक्ट से हमने चेंज किया ये हाई कोर्ट जो है, एक ही हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकती है भी, जैसे अभी पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो वो भी सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातों को चेंज कर। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, आपको ऑर्डिनरी बिल समझ में आ गया होगा, आपको मनी बिल समझ में आ गया होगा, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बताता हूँ फाइनेंशियल बिल 1।
चलो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आपको आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये हो गया हमारा। अब फाइनेंशियल, देखिए अब आ रहा है फाइनेंशियल बिल वन। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक नया टैक्स इम्पोज किया, कोई भी एक नया टैक्स इम्पोज किया, मतलब मनी से रिलेटेड बात है, लेकिन लेकिन आ रहा है, याद रखिए, मनी से रिलेटेड बात है तो मनी बिल हो गया, और मनी से रिलेटेड बात है तो फाइनेंशियल बिल वन भी हो जाता है। लेकिन वो मनी बिल से कैसे अलग, ये देखिए। जैसे टैक्स इम्पोज किया तो टैक्स तो आप मनी बिल लाकर भी इम्पोज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या अलग है जो फाइनेंशियल बिल वन में आती है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपने एक बॉडी भी बना दी। कौन सी बॉडी, जैसे ये टैक्स, नया टैक्स इम्पोज किया हुआ है और उसको कोई अगर उसको टैक्स की चोरी कर रहा है, टैक्स दे नहीं पा रहा है, तो उसके लिए एक अलग से पूरी बॉडी, पूरा ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कई सारे ऑफिसर है, वो सारा इस मैटर को संभालेंगे। टैक्स को नहीं दे पा रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं नई चीज़ को, कोई भी किसी भी तरह का अगर वो चोरी भी की जा रही है, कुछ भी जो है टैक्स से रिलेटेड मैटर है, तो ये बॉडी पूरा उसको, ये जो नई एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ऑफिसरों का, कर्मचारियों का, वो पूरा संभालेगा। तो फाइनेंशियल बिल वन में क्या है कि एक बॉडी भी बन रही है, एक स्ट्रक्चर भी बन रहा है, और साथ में मनी से रिलेटेड भी मैटर। तो दो बातें साथ में, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, बॉडी बन रही है, और साथ में टैक्स की भी बात हो रही है, पैसे की भी बात हो रही है। तो ऐसी कोई मैटर है तो फाइनेंशियल बिल वन में आएगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल बिल टू में क्या, वो लोकसभा या तो राज्यसभा में कहीं पर भी इंट्रोड्यूस हो सकते हो, जिसमें जैसे ये आपको पैसे से रिलेटेड बात है, लेकिन वो नहीं जो मनी बिल में दिया है, जैसे टैक्स इम्पोज करना, उसको हटा देना, उसको रिमिशन करना, मतलब हटाना या तो घटाना, डन। तो इस तरह की बात नहीं है। लेकिन कौन सी बात है, जैसे नए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कई 100 स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए स्पेंडिंग की बात होगी, मतलब पैसा खर्च करने की बात है। समझ में आ रहा है? इससे पहले ऊपर में जो हमने देखा वो, जैसे फाइनेंशियल बिल वन है तो उसमें कलेक्ट किया जा रहा है, मनी बिल है तो उसमें कलेक्ट किया जाता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल टू जो है उसमें एक्सपेंड करना है, अगर कुछ खर्च करना है ना, तो उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी पॉलिसी आपने बनाई, जैसे कोई भी स्किल इंडिया जैसे चल रहा है, कोई आपका पॉलिसी योजनाएं कोई चल रही है, उसके लिए मान लीजिए गांव में कई सारे लैब बनाने, कंप्यूटर लैब बनाने, लोगों को उसके बारे में प्रशिक्षित करना है, तो उसके लिए बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए। ऐसी चीज़ें के लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है, वैसी उस तरह के काम के लिए फाइनेंशियल बिल टू का यूज़ किया जाता है दोस्तों, जो आर्टिकल 117 क्लोज 3 में दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो इसका हमारा क्वेश्चन जो है उसका मेन आंसर क्या आएगा, ये आंसर के ऊपर याद रखना है। बहुत सारी कथा करने के बाद हमारी ये बातें नहीं भूल जानी कि हम मेन कहाँ से शुरू किया था। डन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following stage of the bill in the Indian Parliament include clause by clause consideration and possible amendment? मतलब नीचे में से कौन सा एक ऐसा फेज है, कौन सा स्टेज है, जो बिल पूरी पास करने की प्रोसीजर है उसमें कौन सा स्टेज है इंडियन पार्लियामेंट में जिसमें क्लोज बाय क्लोज ये डिस्कशन किया जाता है। अब क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन के लिए दोस्तों, पहले फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड एसेंट बाय द प्रेसिडेंट। अब ये पूरी प्रोसेस को यहाँ पे मैं आपको पूरी प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ, तो ये इसका आंसर पूरी प्रोसीजर समझने के बाद अपने आप आंसर मिल जाएगा। जैसे किसी भी तरह का बिल इंट्रोड्यूस करना है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते, कोई भी एक एग्जांपल, ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और उसमें एक बिल आया जिसमें कहा गया कि बच्चों को 8 स्टैंडर्ड के पास, 8 स्टैंडर्ड तक बच्चों को जो है फेल नहीं करने का रूल था। अब हम नया रूल ला रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी लोग क्या, मतलब 8 स्टैंडर्ड के बाद पास होने का रूल क्या है क्या नहीं, वो नहीं समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसको लिटरली नहीं लेना है। जैसे अब एक हम बात मान लेते हैं कि 8 स्टैंडर्ड के बाद भी जब हम नहीं फेल कर रहे थे, अब नया रूल है कि 10 स्टैंडर्ड तक बच्चों को फेल ही नहीं करना है। मान लीजिए ऐसा आ गया फॉर एग्जाम्पल, या तो 10th को हटा दो, क्योंकि बोर्ड आपके दिमाग में आया होगा, थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गए होंगे। 9th स्टैंडर्ड,
9 स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना है। 9 स्टैंडर्ड, पहले 8 स्टैंडर्ड तक था, अब 9 स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना है, ऐसा कोई रूल है। अब ये जो है ऐसा कोई बिल नया लाना है और उसको लो में कन्वर्ट करना है। देन तो अब मान लीजिए कि इसको ऑर्डिनरी बिल है, अब इसको एजुकेशन मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कि उसने राज्यसभा में किया, चलो मान लीजिए राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। डन। चलो अब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के टाइम कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी, जैसे अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग डन। यहाँ तक डन है दोस्तों कि फर्स्ट रीडिंग। अब फर्स्ट रीडिंग में होगा क्या, मैंने आपको पूरा बिल के बारे में बता दिया है कि भाई क्या बिल है, ये क्लोज नया ऐड करना है और पुराने वाले क्लोज को मतलब 8 स्टैंडर्ड तक जो ये फेल होने नहीं करने का जो था, अब वो 9 स्टैंडर्ड तक कर रहे हैं। लिटरली आपको वो बातें नहीं दिमाग में बैठनी, ऐसा कोई फैक्चुअल डेटा वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले रहे। फर्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो खड़ा होकर, कौन सा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा होकर ये बिल के बारे में उसको क्या काम करना है फर्स्ट रीडिंग में उसको ये खड़ा होकर उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना और बेसिक जो क्लोज उसमें ऐड किए गए हैं उसको बताना। बिल का इंट्रोडक्शन देगा, मिनिस्टर खड़ा होगा। देखिए यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बात है तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा होकर उसके बारे में इंट्रोडक्शन देगा, दूसरी बात उसके कुछ क्लोज जो उसमें ऐड किया गया है वो उसमें बताएगा। ये फर्स्ट रीडिंग दोस्तों यहाँ पे खत्म हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो राज्यसभा के चेयरमैन जो है, राज्यसभा के चेयरमैन जयदीप धनखड़ जो है वो क्या करेंगे, इस बिल को गैजेट में पब्लिश करवाएंगे। गैजेट ऑफ द इंडिया, तो गैजेटेड पेपर ऑफ द इंडिया, इसमें गैजेट में इंट्रोड्यूस पूरा इस पेपर को ये पूरा टाइप होगा उसमें, और ये टाइप करके पूरा इस तरह का बिल जो है यहाँ पे मैं आपको इस तरह का जो है ये बिल, और उसमें आपने गैजेटेड कॉपी अगर कोई देखी होगी तो यहाँ पे लिखा होगा गैजेट ऑफ इंडिया। तो दूसरे दिन ये पूरा का पूरा जो बिल है वो गैजेट में ऐसे छप कर, अब ये पूरा छप के आता है। अब हमने फर्स्ट रीडिंग दोस्तों यहाँ तक ही होता है, मिनिस्टर जो भी मैटर है, जो भी मिनिस्टर उससे रिलेटेड है वो खड़ा होकर दो बातें बताएगा, उसका इंट्रोडक्शन देगा और उसका क्लोज जो भी नई बातें ऐड करनी ये बताएगा। डन यहाँ तक। अब सेकंड रीडिंग देख लेते हैं, 3 रीडिंग है टोटल। सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग में जब सेकंड रीडिंग शुरू होगा तो राज्यसभा में आया बिल। डन। तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो राज्यसभा के टोटल अभी मेंबर है 545। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो गैजेट में पब्लिश करवाते हैं चेयरमैन। अब उसमें क्या होगा, चेयरमैन जब ये सेकंड रीडिंग शुरू होगा तो चेयरमैन इसकी 245 कॉपियाज, इसकी कॉपीज बना लेंगे। 245 कॉपीज इसकी बन जाएगी और सारे मिनिस्टर को, जितने भी लोग मेंबर है राज्यसभा के, सबको एक एक कॉपी दी जाएगी दोस्तों। ये क्यों ऐसा होता है कि भाई सारे मेंबर को एक एक कॉपी दी जाती है जो नया बिल लाने वाले हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी उसको रीड करेगी, ऑपोजिशन पार्टी जो है उसको रीड करेगी, फिर उसको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब डायरेक्ट मिनिस्टर रख रहा है राज्यसभा में, लोगों को पता ही नहीं, मैं वहां पे बैठे हुए मेंबर को कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, कौन सा नया क्लोज आ रहा है ना। अगर मान लीजिए कि सामने से डायरेक्ट क्लोज बता दिया कि ये नई चीज ऐड करनी है तो फिर तो वो प्रिपरेशन ही नहीं कर पाएंगे, वो जो ओपोजिशन बैठे हुए लोग, कि भाई इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑपोजिशन क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएगी। तो सेकंड रीडिंग में क्या होता है कि 200 जितने भी मेंबर है उसको, सब मेंबर को एक कॉपी जो है ये बिल की दी जाती है दोस्तों। अब इतना हो गया। अब सेकंड रीडिंग में 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास मतलब राज्यसभा के चेयरमैन के पास 4 ऑप्शन। यहाँ तक क्लियर। सेकंड फर्स्ट रीडिंग में मिनिस्टर खड़ा हुआ, मैंने मैटर बता दिया आपको। फर्स्ट रीडिंग में मिनिस्टर खड़ा हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा हुआ और उसने क्या किया, बिल का इंट्रोडक्शन दे दिया
और बिल का क्लोज जो नए ऐड करने वाले वो बता दिया, फिर राज्यसभा के चेयरमैन ने उसको एक्सेप्ट करके उसको गैजेट में पब्लिश करवा दिया। दूसरी रीडिंग जब शुरू होता है तब राज्यसभा के चेयरमैन ने 245 जितनी भी नंबर जितनी भी संख्या है उसमें इतनी कॉपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। तो अब सारे मेंबर कितने मेंबर 245 मेंबर जितने मेंबर है उस सबके पास जो है एक एक कॉपी है। अब उसका वो रीडिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, बाद में उसमें डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। अब सेकंड रीडिंग में क्या होता है दोस्तों, देखिए सेकंड रीडिंग में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जहाँ पे क्या किया जाता है कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज किया जाता है। कौन सा, कि डायरेक्ट जो है वो डिस्कशन शुरू कर दिया जाए। जो बिल आया सबके पास एक कॉपी आ गई, सबके पास एक कॉपी आ गई, उसके बाद डायरेक्ट डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए। ये पहला ऑप्शन है चेयरमैन के पास, राज्यसभा के चेयरमैन के पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। अब सिलेक्ट कमेटी में दोस्तों याद रखिए सिलेक्ट कमेटी, और तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कमेटी के दूसरा ऑप्शन के बाद मैं बाद में जाता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन ज्वाइंट कमेटी। तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट डिस्कशन शुरू कर दें लोकसभा में, या सॉरी राज्यसभा में डायरेक्ट डिस्कशन शुरू हो जाएगा। यहाँ से अपोजिशन क्वेश्चन पूछेंगे, वहां से आंसर आएगा, सारा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन शुरू हो जाएगा। अगर ये नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट कमेटी को भेज दिए। सिलेक्ट कमेटी का मतलब क्या है कि सिलेक्ट कमेटी मान लीजिए कि ये राज्यसभा में बनाएगी बिल के लिए, तो ये राज्यसभा के ही मेंबर होंगे इसमें। अब ज्वाइंट कमेटी अगर अगर सिलेक्ट कमेटी नहीं बना रहे और तीसरा ऑप्शन चूज कर रहे ज्वाइंट कमेटी, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के मेंबर होंगे उसके अंदर। थर्ड ऑप्शन है पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको पब्लिश कर दिया जाए वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे उसको, या तो ये उसको पब्लिश कर दिया जाए और लोगों से पूछा जाए कि आप में इसका क्या ओपिनियन देना चाह रहे हैं, इस बिल में क्या क्या नहीं ऐड करना चाहिए, क्या क्या नहीं ऐड करना चाहिए, वो सारी बातें लोगों को पूछी जाती है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। हाँ, सेकंड प्रोसीजर ये होता है इसमें, जैसे ये फर्स्ट मैंने बता दिया, इसमें से मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला जो ये प्रोसीजर शुरू होता है सेकंड रीडिंग में, कॉपियाज जो है जितने भी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो मान लीजिए कि राज्यसभा के चेयरमैन ने सिलेक्ट कमेटी को दे दिया ये पूरा मसला कि भाई ये बिल के बारे में डायरेक्ट डिस्कशन नहीं करना है और ज्वाइंट कमेटी को भी नहीं देना और पब्लिक के ओपिनियन के लिए भी नहीं रखना है। यहाँ पे एक काम करें, सिलेक्ट कमेटी मतलब राज्यसभा के कुछ मेंबर जो है उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है और उसको डिस्कशन के लिए दिया जाता है। अभी मान लीजिए सेकंड ऑप्शन चूज कर लिए, ए वाला ऑप्शन चूज कर लिया। अब सिलेक्ट कमेटी क्या करेगी दोस्तों, सिलेक्ट कमेटी एक एक पॉइंट को ये बिल के एक एक क्लोज को एक एक पॉइंट को बहुत प्रॉपरली बहुत डिटेल में इसको जो है उसके ऊपर रिसर्च करती है। और पूरा रिसर्च खत्म करने के बाद ये मान लीजिए कि सिलेक्ट कमेटी ने ये पूरा रिसर्च खत्म कर दिया, तो इसको रिपोर्ट को पब्लिश करती, ये देती है चेयरमैन को, चेयरमैन को सबमिट करती है। राज्यसभा के जो चेयरमैन है उसको सबमिट किया जाता है। अब मैंने बताया था दोस्तों फर्स्ट काम हमने खत्म कर लिया, मतलब कोई ये 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। सेकंड प्रोसीजर होती है, सेकंड रीडिंग की बात हो रही है दोस्तों। सेकंड रीडिंग में 3 काम होंगे। पहला काम इस 4 में से किसी एक चीज को चूज करना। सेकंड काम जिसको भी चूज कर लिया उसमें आगे डिटेल, जैसे सिलेक्ट कमेटी को हमने चूज किया तो सिलेक्ट कमेटी आगे फिर बहुत डिटेल में रिसर्च करेगी, फिर अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब थर्ड फेज ऑफ सेकंड रीडिंग देखिए दोस्तों, थर्ड फेज ऑफ सेकंड रीडिंग क्या होगा कि ये सिलेक्ट कमेटी का जो रिपोर्ट राज्यसभा में रखा गया उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगा। यहाँ पे है ना, देखिए क्लोज बाय क्लोज कंसीडर किया जाए, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन किया जाएगा। राज्यसभा में ओपोजिशन के लोग क्वेश्चन पूछेंगे और गवर्नमेंट के लोग को उसको आंसर देना पड़ेगा। दूसरे क्लोज के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे पूछेंगे, दूसरे क्लोज के ऊपर आंसर देना पड़ेगा, तीसरे क्लोज के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरे क्लोज का आंसर देना पड़ेगा। और ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद एक एक पॉइंट के ऊपर वोटिंग भी होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो थर्ड फेज में किया जाता है दोस्तों। तो कंसिडरेशन का जो फेज है, डन। सेकेंड रीडिंग इसके साथ हमारा खत्म होता है। फिर से बता रहा हूँ, एक एक ऑर्डिनरी बिल का एग्जांपल लिया था और क्वेश्चन ये था कि क्लोज बाय क्लोज किस में डिस्कशन होता है, वो हमारा क्वेश्चन था। तो हमने ऑर्डिनरी बिल का एग्जांपल लिया, मैंने आपको एक क्लोज ने ऐड करने
के एग्जाम्पल के साथ बताया, क्योंकि एक नया बिल आ रहा है और उसमें हमें 8 स्टैंडर्ड तक नहीं, 9 स्टैंडर्ड तक बच्चों को फेल नहीं करना है, ऐसा नया क्लोज ऐड करना है। तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा होगा ये बिल के साथ, और राज्यसभा में हमने रखा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है, राज्यसभा और लोकसभा में कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो राज्यसभा को चूज किया हमने, और वहाँ पे फर्स्ट रीडिंग शुरू होता है। फर्स्ट रीडिंग टोटल तीन रीडिंग होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड ये वाला जो असाइन बाय द प्रेसिडेंट, ये तीन, ये पूरी इतनी प्रोसीजर होती है। उसमें से हमने फर्स्ट रीडिंग को डिस्कस कर लिया कि भाई यहाँ पे जो है मेंबर खड़ा होकर इंट्रोडक्शन देता है बिल के बारे में, उसके क्लोज कौन सा नया ऐड हो रहा है, कौन सी नई चीज़ आ रही है, या तो कौन सी चीज़ हटाई जा रही है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन देने के साथ इसके बारे में बताया जाता है। फिर राज्यसभा का चेयरमैन उसको एक्सेप्ट करता है और गैजेट में पब्लिश करता है। गैजेट की कॉपी इस तरह की मैंने आपको बताई थी। और फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन है, वो जितने भी मेंबर है उस सब उतनी कॉपी करवा कर उसको उसके बीच में बंटवा देते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर हमने देखे थे 245, तो उसके बीच में कॉपी बढ़ जाती है। और फिर अब सेकेंड रीडिंग शुरू होता है दोस्तों। ये सेकेंड रीडिंग की ये बेसिक बात ही इतनी होती है। अब सेकेंड रीडिंग में देखिए, फर्स्ट फेज क्या है, ये 4 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक का ऑप्शन चूज करना, डायरेक्ट डिस्कशन करना, सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, पब्लिक ओपिनियन। इसमें से कोई एक चूज कर लिया, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कमेटी को चूज कर लिया था। मान लीजिए कि राज्यसभा के चेयरमैन ने सिलेक्ट कमेटी को चूज किया, तो हमने ये ऑप्शन ए वाला एज्यूम कर लिया था। सिलेक्ट कमेटी ने पूरा रिसर्च करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट किया, और रिपोर्ट चेयरमैन को दिया। चेयरमैन ने रिपोर्ट को राज्यसभा में रखा, और उसके बाद क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन शुरू हुआ थर्ड फेज में। मतलब एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक पॉइंट के ऊपर, और उसका पॉइंट वाइज जवाब भी दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब इतना खत्म होने के बाद थर्ड रीडिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड रीडिंग जो फाइनल फेज है, थर्ड रीडिंग में क्या होता है, सिर्फ बिल को रखा जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा को मेंबर को पूछा जाता है कि वेदर वुड यू इन फेवर टू पास द बिल और नॉट, मतलब आप इस बिल को पास करने के फेवर में है कि नहीं। अब यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे डिस्कशन भी नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट फाइनली कंफर्मेशन पे आएंगे कि इस बिल को पास करना है कि नहीं करना है। तो लोगों के डायरेक्ट यहाँ पे मेंबर की वोटिंग लिए जाएंगे। अगर यस में बहुत मेजोरिटी आ रही है, तो बिल को जो है वो पास मान लिया जाएगा, और नो में ज़्यादा मेजोरिटी आ रही है तो बिल को रिजेक्ट मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि बिल को पास हो गया, थर्ड रीडिंग में सारे मेंबर को फिर से पूछा गया कि बिल को, ये डिस्कशन करने के बाद का ये सारी कथा जो है वो करने के बाद जो है ये पूछा जाता है थर्ड रीडिंग में, तो यहाँ से पास हो गया, फिर ये भेजा जाता है लोकसभा में। अगर राज्यसभा में आ रहा है तो फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में आ रहा है तो राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा में सेम प्रोसीजर फॉलो होगी। यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग होगा, मिनिस्टर जो खड़ा होकर ये उसका इंट्रोडक्शन देगा, उसमें कौन सी चीज़ें नई ऐड करनी है, कौन सी हटानी है, वो सारा उसका पूरा बताएगा। और इतना खत्म होने के बाद जो लोकसभा का चेयरमैन जो स्पीकर है, जैसे ओम बिरला है, तो वो क्या करेंगे, लोकसभा के जितने मेंबर है, कितने मेंबर है, 543 अभी है, 2 मेंबर को हटा दिया जो एंग्लो इंडियन थे, 545 थे लेकिन उसको हटा दिया था। अभी इतनी कॉपीज बंटवा देंगे सबके बीच में। और यहाँ पे भी ये सेम ऑप्शन है, ये सेकंड रीडिंग शुरू हो जाएगा लोकसभा में, जो मैंने राज्यसभा में बताया सेम प्रोसीजर होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट डिस्कशन के लिए लोकसभा का स्पीकर बोल सकता है सेकंड रीडिंग में। सेकंड, और सेकंड पॉइंट, सेलेक्ट कमेटी को भी दे सकते हैं, जॉइंट कमेटी को भी दे सकते हैं। अगर राज्यसभा ने जॉइंट कमेटी को सिलेक्ट किया, तो फिर लोकसभा जॉइंट कमेटी सिलेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा की ऑलरेडी लोकसभा के मेंबर इसमें आ गए थे, जॉइंट कमेटी में रोशन डिस्कशन में साथ में थे, डायरेक्ट यहाँ पे रिपोर्ट रखकर ये सारी झंझट में नहीं पड़ना। अगर जॉइंट से दोनों ने जॉइंट कमेटी सिलेक्ट की, मतलब यहाँ पे जॉइंट कमेटी सिलेक्ट होगी, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करना शुरू हो जाएंगे। देन थर्ड फेज क्या कह रहा है, सेम बातें जो राज्यसभा में मैंने बताई, वो सेम की सेम बातें सारी की सारी रिपीट होगी ये लोकसभा में। फर्स्ट रीडिंग वैसा होगा, मिनिस्टर आएगा, इंट्रोडक्शन देगा बिल के बारे में, और जो नया क्लोज है उसके बारे में बताएगा। सेकंड रीडिंग में क्या होगा दोस्तों, सेकंड रीडिंग में ये कॉपीज बढ़ जाएगी जितने भी मेंबर है उसके बीच में, और कोई भी कमेटी एक सिलेक्ट, डायरेक्ट ओपिनियन, डायरेक्ट डिस्कशन की बात भी हो सकती है, सिलेक्ट कमेटी की बात हो सकती है, ज्वाइंट कमेटी की बात हो सकती है, और पब्लिक ओपिनियन के लिए। मान लीजिए लोकसभा ने चूज किया सिलेक्ट कमेटी, डन, लोकसभा ने चूज किया सिलेक्ट कमेटी के बारे में, तो यहाँ पे सिलेक्ट कमेटी आएगी, और ये कुछ लोकसभा के ही मेंबर होंगे। सिलेक्ट कमेटी मतलब लोकसभा के मेंबर, ज्वाइंट कमेटी मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मेंबर होते हैं। सिलेक्ट कमेटी को चूज किया, सिलेक्ट कमेटी अपना पूरा जो है रिपोर्ट सबमिट कर दिया, और यहाँ पे सेकंड रीडिंग में एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ, और उसके ऊपर ये वोटिंग करवाएगी।
अब इसमें थर्ड रीडिंग जैसे हुआ था ये राज्यसभा में, वैसा ही यहाँ पे फिर से रीडिंग, ये थर्ड रीडिंग होगा और फाइनली वोट लिया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा पास करना ही नहीं करना। अगर राज्यसभा, पहली बात सीधा सीधा मान लेते हैं कि राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, यहाँ से भी पास हो गया बिल थर्ड रीडिंग में, और यहाँ से भी थर्ड रीडिंग में पास हो गया, तो डायरेक्ट इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास उसके एसेंट लेने के लिए। डन दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? आपको यहाँ तक मैं समझा पा रहा हूँ सही से? ओके। अब यहाँ इतना हो गया। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया और लोकसभा नहीं कर रही, मतलब कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करेगी कितना चेंज कर दो तो हम इसमें पास कर देंगे, और राज्यसभा वो करने के लिए रेडी नहीं है, तो हो जाएगा डेडलॉक। इसको बोला जाता है डेडलॉक। एक हाउस मान रहा है, दूसरा हाउस नहीं मान रहा है, ऐसा इसको बोलते हैं डेडलॉक। और डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो, उसका सॉल्यूशन प्रेसिडेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग करवा देंगे। जॉइंट सीटिंग का क्या मतलब है कि दोनों हाउस को साथ में बिठाकर फिर से वोटिंग करवाया जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो बिल पास हो ही जाएगा। डन। अब हमने ये नहीं होगा तब भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो भी हमने देख लिया। अगर दोनों हाउस पास कर लेते बिल तब भी क्या पॉसिबिलिटी, वो भी देख लिया। अब प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते दोस्तों। प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो प्रेसिडेंट के पास फर्स्ट ऑप्शन है कि वो बिल को एसेंट दे दे, दूसरा है कि विथहोल्ड कर ले बिल को। विथहोल्ड करने का मतलब सीधा सीधा रिजेक्ट कर, और थर्ड ऑप्शन है वापस भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए। एक बार फिर से एक बार देखो इस बिल में, तो फिर से राज्यसभा पूरा बिल को चेक करेगी, फिर से वैसे के वैसे पास कर देगी, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा उसी प्रोसीजर के साथ अगर पास करके भेज रही तो फिर प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको बिल को पास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। डन दोस्तों। फर्स्ट वो सीधी सीधी सीधा सीधा एसेंट दे दे, दूसरी बात उसको रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट कर दी तो बिल ही खत्म हो गया। और थर्ड कि अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है तो ये दोनों हाउस फिर से चेक करने के बाद जब प्रेसिडेंट की साइन के लिए वापस भेजे जाता है तब उसको साइन करनी पड़ेगी। ये पूरा मामला है दोस्तों। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। क्या क्वेश्चन है हमारा कि क्लोज बाय क्लोज कहाँ, कौन से रीडिंग में क्लोज बाय क्लोज ये कंसिडरेशन मतलब डिस्कशन होता है। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ इंट्रोडक्शन आएगा तो गलत। थर्ड रीडिंग में सिर्फ पूछा जाएगा पास करना है कि नहीं करना है बिल को, तो गलत। और प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाते हैं तो प्रेसिडेंट तो सिर्फ साइन करने का काम करते हैं, तो ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक क्या बन गया? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पासेज ऑफ मनी बिल। मनी बिल के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है और अमेंड कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल विद इन द 14 days it is deemed to have been passed। उसको ऐसा मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया। which of the statement given above is are correct। कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है इसमें से? ऑप्शन ए है हमारा वन ओनली, ऑप्शन बी है टू ओनली, ऑप्शन सी है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी है नीदर वन नो टू। ओके, इसमें दोस्तों मनी बिल से, जैसे अभी हमने ऑर्डिनरी बिल को देखा वैसे मनी बिल को देख लेते क्या प्रोसीजर है पूरी मनी बिल को पास करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपको अगर एक बार मनी बिल समझ लिया तो सारी बातें दिमाग में बात बैठ जाएगी। देखिए, मनी बिल ओनली कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। कहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। डन। चलो, अब क्या करना है, इसकी पहले के प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की एसेंट, प्रेसिडेंट की परमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डन। तो मनी बिल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट परमिशन देते हैं देन ओनली यू कैन इंट्रोड्यूस द बिल इन द लोकसभा। मनी बिल यू कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो पहले आपको प्रेसिडेंट की ये इस बात को स्टार कर लीजिए यहाँ पे दोस्तों, इस बात को स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ये परमिशन देता है तभी मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। ओके चलो,
मनी बिल को लोकसभा में रखा गया, मनी बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ। फर्स्ट रीडिंग में मिनिस्टर खड़ा हुआ, उसने इंट्रोडक्शन दिया, उसने बेसिक क्लोज के बारे में बताया। सेकंड रीडिंग में जो है 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन ये था कि पब्लिक को ये डायरेक्ट डिस्कशन शुरू कर दे, सिलेक्ट कमेटी को भेज दे। तीसरा ऑप्शन था ज्वाइंट कमेटी को भेज दे। चौथा ऑप्शन था पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको वेबसाइट में अपलोड कर दे। इस चार में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया जाता है। फिर जो मान लीजिए कि ज्वाइंट कमेटी को, यहाँ पे बी ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में ज्वाइंट कमेटी का ऑप्शन है, तो इसमें राज्यसभा के कुछ मेंबर और लोकसभा के मेंबर जो है उसको मिला करके एक कमेटी बनाई जाती है। ज्वाइंट कमेटी पूरा अपना डिस्कशन, पूरा अपना जो है ये रिसर्च करने के बाद फिर वो रिपोर्ट सबमिट करती है, और रिपोर्ट के ऊपर फिर वन बाय क्लोज डिस्कशन होता है। ये सेकंड रीडिंग चल रहा है दोस्तों अभी, और डिस्कशन होने के बाद थर्ड रीडिंग में पूछा जाता है कि बिल को पास करना है कि नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर? ये भी सेम प्रोसीजर यहीं पे होती, यहाँ ये होगी, फिर उसको भेजा जाता है राज्यसभा। अब राज्यसभा ने, हमने जो पहले डिस्कस किया कि राज्यसभा के पास जो है वो उतना पावर नहीं है मनी बिल के मामले में। मनी बिल वन आर्टिकल 110 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये याद रखना दोस्तों। अब राज्यसभा में गया, राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है कि वो इतने दिनों में जो भी कुछ सजेशन देने, क्योंकि वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसके अंदर चेंज नहीं कर सकती, तो जो भी सजेशन देना है, जो भी रिकमेंडेशन है, वो उसके साथ 14 डेज के अंदर वो किसको भेज देना होता है, वापस लोकसभा को वापस भेज देना होता है। लेकिन मान लीजिए कि 14 डेज तक, और 14 डेज तक कोई आंसर नहीं आ रहा, 15 डेज हो गए, 16 डेज हो गए, तो क्या मान लिया जाता है? इट इज डीम टू हैव बीन पास, इस बिल को पास हो गया ऐसा मान लिया जाता है। राज्यसभा ने पास कर लिया, राज्यसभा ने भले ही कोई एक्शन लिया हो, राज्यसभा ने भले ही कोई एक्शन ना लिया हो, राज्यसभा ने भले ही फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग ना किया हो, फिर भी कुछ नहीं किया हो, तब भी हम मान लिया जाता है मनी बिल के मामले में कि ये बिल पास हो गया राज्यसभा से। अगर ये एक कंडीशन कि भाई 14 डेज जो टाइम ड्यूरेशन है वो चला गया, तब तक कोई जवाब नहीं दिया, तो बिल को पास हुआ मान लिया जाता है। लेकिन 14 डेज के अंदर कोई रिकमेंडेशन दी जाती है लोकसभा को, तो लोकसभा के बाउंड नहीं है, मानना नहीं मानना उसके ऊपर बाउंड नहीं है। लोकसभा को लगेगा तो इंट्रोड्यूस करेगा मनी बिल में, वरना नहीं करेगा। देन अब ये दोनों जगह से ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब आता है प्रेसिडेंट के पास। हमने पहले बताया दोस्तों, प्रेसिडेंट पहला काम करेगा उसको सीधे सीधे साइन करके बिल को पास कर देगा। दूसरा काम करेगा विथ होल्ड, बिल को विथ होल्ड अपने पास ये रखना। और अब विथहोल्ड करने का मतलब सीधा सीधा आप यही समझ लीजिए कि बिल को रिजेक्ट कर दें। इतना हो गया। थर्ड ऑप्शन हो गया रिकंसिडरेशन, वापस भेज सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न में यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते एसेंट, साइन कर देना, खत्म करना मैटर को। अब देखिए दोस्तों, अब पहली बात, ऑप्शन थर्ड से शुरू करते। मनी बिल को जो है वो प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये ऑप्शन गया। हाँ क्लियर। अब मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकते? मैंने आपको स्टार करने के लिए बताया था यहाँ पे, याद है आपको? क्योंकि ये रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी परमिशन से ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो रिजेक्ट करने वाला मामला ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, इसको भी हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एसेंट, वो अपनी साइन कर देगा, मनी बिल पास हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे? ओके चलो, तो ऑप्शन क्या है हमारा? इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंड बाय द राज्यसभा। नहीं, रिजेक्ट नहीं कर सकती राज्यसभा, और राज्यसभा डज नॉट रिटर्न इट विद इन 14 डेज, देन इट डीम टू हैव बीन पास। अगर 14 डे के अंदर रिटर्न नहीं करती तो उसको पास हुआ मान लिया जाता है। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन ये गलत है, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2, ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैज फाइनली ऑथोरिटी टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। अब किसके पास ये पावर है, किसके पास अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे कि जो भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है राज्यसभा में या लोकसभा में, वो मनी बिल है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा? अब मैंने राज्यसभा लोकसभा बोल दिया, राज्यसभा का तो ऑप्शन ही नहीं, क्यों राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं होता, तो लोकसभा में कौन डिसाइड करता है? देखिए, ये बिल सिर्फ लोकसभा में आता है, तो राज्यसभा का चेयरमैन क्यों करेगा डिसाइड?
गलत। इसको रखा ही जाता है ये लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट के बाद तो ये परमिशन के लिए नहीं जाता है, परमिशन के लिए ही जाता है, तो प्रेसिडेंट भी ऑप्शन नहीं है। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वो तो खुद, वो तो अथॉरिटी मैन जो है, वो तो सिर्फ इंट्रोडक्शन करने का काम करते हैं, वो तो अथॉरिटी नहीं इतनी कि वो डिसाइड करे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो डिसाइड करे कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं। डन। ओके चलो दोस्तों, पहली बात, मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? 110। मनी बिल के लिए आर्टिकल 110 है। और मनी बिल के अलावा और कौन सा बिल होता है? ऑर्डिनरी बिल होता है, जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई मैटर नहीं होता है। मनी बिल होता है एक। ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। मनी बिल दिया हुआ है आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, और कौन सा बिल है हमारा? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाला बिल, आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। फिफ्थ, फाइनेंशियल बिल 1, जिसको आर्टिकल 117 क्लोज 1। और जो फिफ्थ बिल है वो फाइनेंशियल बिल 2, आर्टिकल 117 2। डन। ऑर्डिनरी बिल जो क्राइम से रिलेटेड मैटर है, या तो एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है, जो जिसमें मनी से टैक्स इम्पोज करना, टैक्स को हटाना, ऐसी कोई मैटर नहीं है, तो वो ऑर्डिनरी बिल है। मनी बिल टैक्स को इम्पोज करना, उसको हटा देना, रिमूव करना, रिमिशन करना, मतलब टैक्स को रिमिशन का मतलब होता है दोस्तों टैक्स को या तो कम कर देना या तो हटा देना, ऐसी कोई मैटर है तो मनी बिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। फाइनेंशियल बिल 1, तो मतलब कोई टैक्स से रिलेटेड मैटर भी है, मतलब पैसों से रिलेटेड मैटर भी है, और साथ में कोई एक बॉडी भी बना रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी बना रहा है, तो फाइनेंशियल बिल 1 में आएगा। फाइनेंशियल बिल 2 क्या है दोस्तों? कि सिर्फ पैसे की एक्सपेंस के बारे में, मतलब पैसों के खर्चे के बारे में, कि इतनी चीज़ें नई बनानी है, नई इंट्रोड्यूस करनी है, नया डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए पैसे कुछ खर्च करने हैं, तो वो फाइनेंशियल बिल 2 में आएगा। आर्टिकल 117 सब क्लोज 2 ये है। अब और मनी बिल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में ये जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीडिंग खत्म करने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 डे का टाइम होता है, और 14 डे के अंदर वो कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो बिल को मान लिया जाता है कि बिल पास हो गया है। और फिर वहाँ से भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जो है वो 3 ऑप्शन होते हैं, और पहला कौन सा है? सिलेक्ट एसेंट दे दे कि भाई बिल को पास कर दे अपनी साइन करके, दूसरा विथ होल्ड करे मतलब रिजेक्ट कर दे, और थर्ड ऑप्शन होता है कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए रिटर्न करे, वापस भेजे। तो वो रिटर्न भेज नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते। और विथ होल्ड मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते। रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? क्योंकि प्रेसिडेंट खुद साइन करके परमिशन दे रहे हैं, तो रिजेक्ट करने का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रेसिडेंट के पास। सॉरी दोस्तों इंटरप्शन के लिए। हाँ हम एक सेकंड दोस्तों। हाँ हाँ चलो, ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। विथहोल्ड नहीं कर सकते, एसेंट ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद परमिशन देकर दे रहा है, तो फिर वो इतना पागल इंसान तो नहीं है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो वो खुद परमिशन दे रहा है, तो फिर वो विथहोल्ड रिजेक्ट क्यों करेगा? देन ओके चलो, यहाँ तक हो गया। अब हाँ, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है अभी? दिनेश धनखड़।
दिनेश धनखड़ जी हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम ओम प्रसाद बिल्ला, ओम बिल्ला। और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी। डन। ओके दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कुक आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन द बीच ओशन। कौन से ओशन में लोकेटेड है जो अभी न्यूज में था? एक आइलैंड, कौन सा आइलैंड? कुक आइलैंड। अटलांटिक ओशन, फिर साउथ पैसिफिक ओशन, और सदर्न ओशन, और इंडियन ओशन। तो इसमें से आप अपनी 10 सेकंड लीजिए और कोई भी एक आंसर को चूज कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे कुक आइलैंड को आप देख लीजिए पहले। यहाँ पे एक कुक आइलैंड का लोकेशन है, ये भी कुक आइलैंड। देन आगे चलते हैं। अब करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? अटलांटिक ओशन का ऑप्शन गलत, सदर्न ओशन गलत, इंडियन ओशन गलत। बी आंसर हमारा करेक्ट, साउथ पैसिफिक ओशन, ये करेक्ट आंसर हमारा। अब कुक आइलैंड, यहाँ पे चले जाते हैं। कुक आइलैंड, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे रहा कुक आइलैंड। अब पहला क्वेश्चन न्यूज में क्यों है? छोटा सा कंट्री, पहली बात एकदम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। स्मॉल कंट्री इन पैसिफिक ओशन, छोटा सा कंट्री पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे वो खुद की, यहाँ के लोग खुद की गवर्नमेंट, ऑन गवर्नमेंट चल रही है। ऑन गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट चल रही है, मतलब इसके पहले किससे वो न्यूजीलैंड से इसका कनेक्शन था पहले। अब भी कनेक्शन है, लेकिन अब खुद की गवर्नमेंट चल रही है। कब से खुद की गवर्नमेंट चली? 1965 से खुद की गवर्नमेंट चली, वरना पहले न्यूजीलैंड के कंट्रोल में थे, लेकिन अब खुद की गवर्नमेंट वहां से चल रही है। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ आज भी कनेक्शन है। एक और दूसरी बात है दोस्तों, ये 15 आइलैंड से मिलकर बनी हुई कंट्री है। 15 आइलैंड से मिलकर बनी हुई कंट्री। अब क्या है, अब आते हैं मेन बात के ऊपर कि न्यूज में क्यों था। क्योंकि यहाँ के जो साइंटिस्ट है उसने एक बात ऑब्जर्व की है, ओशन के अंदर, डीप ओशन में जब ये रिसर्च करने के बाद पता लगा कि यहाँ पे स्पेशल रॉक है दोस्तों। यहाँ के साइंटिस्ट को एक बात पता लगी कि यहाँ पे एक स्पेशल रॉक है, और उस सी बेड पे एक स्पेशल रॉक है, उसका क्या नाम है? नोड्यूल्स। और उसके अंदर है ये कुछ मेटल, जैसे कि कोबाल्ट, और दूसरा जैसे मैंगनीज। अब ये दो मेटल उसके अंदर है, और उस दो मेटल का यूज किया जाता है कार की बैटरी के बनाने के लिए। कार की बैटरीज को बनाने के लिए, कार की बैटरीज को बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है कुक आइलैंड, क्योंकि यहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके एक स्पेशल रॉक के बारे में पता लगाया जिसके अंदर कोबाल्ट और मैंगनीज है, जिसको कार की बैटरी बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आगे कुक आइलैंड इस बात के ऊपर थोड़ा फोकस करके इसके ऊपर ये अपना फ्यूचर जो है इस नई एक इनोवेशन की तरफ देख रहा है, इसलिए ये आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके चलो, हाँ, तो वापस अपने यहाँ पे आ जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा है स्पेसिफिक ओशन। थोड़ा इस अब जो ऑप्शन दिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? अटलांटिक ओशन। पहला ऑप्शन है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के बारे में मैं दोस्तों बताऊं तो आपको सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? पेट्रो रिको ट्रेंच। ये मरियाना ट्रेंच के विधि, ये द ट्रेंच लाइज विद इन द मरियाना ट्रेंच, तो मरियाना ट्रेंच के अंदर ही है पेट्रो रिको ट्रेंच।
टोटल क्या डेप्थ है दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8376 मीटर, 8376 मीटर की डेप्थ है, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एटलांटिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन के बारे में भी देख लेते हो दोस्तों। पैसिफिक ओशन के बारे में अगर मैं मुझे याद आ रहा है तो चैलेंजर चैलेंजर डीप, ये यहाँ पे मैंने बताया था पेट्रो रिको जो ट्रेंच है वो मरियाना ट्रेंच, यहाँ पे वो नहीं, ये पहला जो मैंने तो थोड़ा गलती से मैंने आपको अलग बता दिया था। पेट्रो रिको ट्रेंच ये सही बात है कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है एटलांटिक ओशन का, उसकी डेप्थ 8376 मीटर, ये सही बात है। लेकिन चैलेंजर डीप वहाँ पे वो मरियाना ट्रेंच के अंदर, चैलेंजर डीप बहुत ज़्यादा डीप, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, यहाँ पे नहीं है दोस्तों, करेक्ट कर लेना। चैलेंजर डीप जो है वो मरियाना ट्रेंच के अंदर ही और सबसे डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन का। अगर उसकी डेप्थ देखे तो 10,994 मीटर, अगर मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ, हाँ यही है, 10,994 मीटर यही डेप्थ है उसकी। और सदर्न ओशन ये कोई स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं बताया हो। अब इंडियन ओशन देख लेते हैं। इंडियन ओशन के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इंडियन ओशन जो है वो जावा जावा ट्रेंच, या तो फिर इसको बोला जाता है सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच ये भी बोला जाता है। तो सुंडा ट्रेंच या जावा ट्रेंच ये इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है और 7,450 मीटर की डेप्थ है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक? ओके चलो, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। और मैं ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा, नई नई नॉलेजेबल जो भी इन्फॉर्मेशन है हम एमसीक्यू को ऐसे डिप में डिस्कस करते जाएंगे और ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।